हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6th क्लास का 4th चैप्टर करेंगे। 3 चैप्टर हम इनके पहले कर चुके हैं। आज हम इसका 4th चैप्टर करेंगे। इसका नाम है मानचित्र। कल जो हमने ग्लोब वाला चैप्टर किया था और आज हम मानचित्र वाला चैप्टर करेंगे। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, अपने राज्य, जिला, गांव, शहरों आदि के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी तरह खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाती है। क्या बन जाती है? एक एटलस। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों ने एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे किया गया है। तो मानचित्र देखिए, भौतिक मानचित्र क्या है ये? भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र भौतिक या ऊंचावच मानचित्र होता है। तो भौतिक या ऊंचावच मानचित्र कौन सा होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियाँ हैं, महासागर हैं, इनको जो दिखाता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक या ऊंचावच मानचित्र। ये इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ये सीटेट में, जो टीजीटी सीटेट में और केवीएस में, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के सभी देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। देखिए, हम 2 मानचित्र कर चुके हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? देखिए, थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो थीमेटिक मानचित्र कौन सा होता है? जो सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों इनके जो वितरण को दर्शाए ना उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इस सूचना के इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका विचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो अब हम इसे दूरी, दिशा और प्रतीक इन तीनों घटकों के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। और यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए उस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिससे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर है। इस प्रकार किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैमाना किसी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप उन मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। तो छोटे पैमाने जो मतलब है
बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों देशों को कागज पर दिखाना होता है तो हमें छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, उसको जो है छोटे पैमाने का मानचित्र कहा जाता है। अब हम आगे बड़े पैमाने का मानचित्र भी पढ़ेंगे। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। एक स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 0 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार इन मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियां प्रदान करते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पे ये सामुदायिक केंद्र है, ये पेड़ है, ये खेल का मैदान है, विद्यालय है, कुआं है, दुकानें हैं, विकास का घर, शीला का घर, क्रीम का घर। तो ये मानचित्र की सहायता से हम ये सब पता लगा सकते हैं। इसका वर्णन जो आगे दिया गया है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। जैसे ये पूछ ले कि दुकान से विद्यालय किस दिशा में है तो क्या कहेंगे, पूर्व दिशा में है। ये पूर्व होती है, ये पश्चिम, ये उत्तर, एक मिनट, और ये दक्षिण। तो इसे दुकान से विद्यालय जो पूर्व की दिशा में है। अच्छा, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र उत्तर की दिशा में है। इस प्रकार इसका वर्णन आगे करेंगे। दिशा, ये देखिए ये 4.1 में भी जो है दिखाया गया है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। तो अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्सर ऊ का मतलब है उत्तर लिखा होता है। तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4.2 में मुख्य दिशाओं जैसे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। तो ये जो बिंदु होते हैं इनको प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व। देखिए जो ये मेन थी ना, उत्तर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये थी दिग्बिंदु दिशाएं। और बीच की 4 दिशाएं मैंने आपको बताई, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाए। विकास का घर से सामुदायिक केंद्र, खेल गाँव, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था उसके बारे में। देखो ये होता है दिक्सूचक, और ये जो होती है ये उत्तर दक्षिण को दर्शाती है। ये घड़ी ये उत्तर और दक्षिण को दर्शाती है। ये हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। ये दिक्सूचक था। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। देखिए ये जो सुई है ना, ये हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है, दिक्सूचक की सुई। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तब आपको इनके चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त होता है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आसानी से समझा जाता है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये रूढ़ प्रतीक कौन से होते। देखिए जैसे इस प्रतीक के द्वारा रेलवे लाइन को दिखाया गया है, बड़ी लाइन को। रेलवे लाइन में जो बड़ी लाइन होती है इसके द्वारा मीटर लाइन को, इसके द्वारा रेलवे स्टेशन को। अच्छा ये सड़कें दिखाई गई, ये कच्ची सड़क है, ये पक्की सड़क है। अच्छा ये सीमाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये राज्य की सीमा है और ये जिले की सीमा है। ये नदी है, इसके द्वारा नदी को दिखाया जाता है, इससे कुएं को, इससे तालाब को, इससे नहर को, इस प्रतीक से पुल को दिखाया जाता है। और आगे देखिए इस प्रतीक से मंदिर को दिखाया जाता है, इस प्रतीक से गिरजाघर को दिखाया जाता है, इस प्रतीक से मस्जिद को दिखाया जाता है और इस प्रतीक से छतरी को दिखाया जाता है। अच्छा ये पीओ पोस्ट ऑफिस, पीटीओ पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस,
PS पुलिस स्टेशन, और ये बस्ती, ये कब्रिस्तान, ये पेड़ और ये घास। इस प्रकार से इन प्रतीकों के द्वारा जो मैंने बताया उन चीज़ों को दर्शाया जाता है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उद्देश्य के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, देखिए नीला रंग जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए रेखा चित्र के बारे में। रेखा चित्र एक आरेखन जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। कभी कभी किसी क्षेत्र में कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो जो कच्चा आरेख जो खींचा जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? रेखा चित्र मानचित्र। अब लास्ट में ये हम खाका के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो छोटा जो क्षेत्र होता है जब उसको बड़े पैमाने पर खींचते हैं, जैसे एक कमरे को हम बड़े पैमाने पर खींचते हैं तो उसको खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। चलो इसके हम कुछ छोटे ये क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है, तो कौन सा मानचित्र है? थीमेटिक मानचित्र। अच्छा, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? जलाशयों को दिखाने के लिए। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है। पैमाना किस लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर। कल हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। हम टॉपिक वाइज चैप्टर 2 चैप्टर पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, NCERT हम सब कंप्लीट करेंगे। डेली एक वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।